करने वाले हैं क्लास 11th का अकाउंट, जिसमें मैं आपको SC शर्मा से क्वेश्चंस करवाऊंगी विथ सॉल्यूशंस और विथ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन तो किसी भी बुक का हो सेम ही होता है, पर मैं आपको क्या करवाऊंगी उसके साथ साथ उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाऊंगी। पहले हम करेंगे हमारा कंसेप्ट क्लियर, देन आफ्टर हम उसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपको चैप्टर नंबर 2 से, क्योंकि जो चैप्टर नंबर 1 है वो प्योर थ्योरेटिकल है, उसके लिए फिर मैं वीडियो बनाऊंगी। बट अभी हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 2 से। तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, इसका मतलब ये है कि आपको अकाउंटिंग में कुछ उसकी भी अपनी डिक्शनरी होती है, उसके भी अपने कुछ वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग में आप किन वर्ड्स को क्या क्या कॉल करते हैं या उनका मीनिंग क्या होता है, वो सब आप इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहली टर्म है हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब है कि बिजनेस में हम किस तरीके के ट्रांजेक्शन्स करते हैं। ट्रांजेक्शन का मतलब है लेन देन, है ना। तो सेल ऑफ गुड्स, आप क्या करते हैं, गुड्स को सेल करते हैं। गुड्स मीन्स जिस चीज का बिजनेस कर रहे हैं, उन गुड्स को पहले परचेज भी करेंगे, है ना, उनका पेमेंट भी करेंगे। तो इस तरीके के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके बिजनेस ट्रांजेक्शन। लेकिन हाँ, बिजनेस में वही ट्रांजेक्शन्स इंक्लूड किए जाएंगे जो आपके बिजनेस रिलेटेड होंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने अपने बेटे को क्या दिलाई है, बाइक दिलाई है, लेकिन कैसे दिलाई है, आपने बिजनेस में से पैसा निकाला और उससे अगर आपने बाइक दिलाई है तो फिर वो बिजनेस का ट्रांजेक्शन है। लेकिन अगर आपने अपनी पर्सनल सेविंग से अपने बेटे को बाइक दिलाई है तो फिर वो बिजनेस का ट्रांजेक्शन नहीं है और वो बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमें साथ साथ ये देखना होता है कि वो ट्रांजेक्शन है लेकिन बिजनेस का है या नहीं है। और सेकेंड थिंग, हमको ये भी देखना होता है कि जो ट्रांजेक्शन है वो मॉनेटरी टर्म्स में है या नहीं है। मॉनेटरी टर्म्स का मतलब है इन द फॉर्म ऑफ मनी। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई मैनेजर है वो बहुत अच्छा एफर्ट डाल रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा एफर्ट डाल रहा है जिसके कारण आपका अच्छा सेल हो रही है, आपका अच्छा बिजनेस चल रहा है, पर उसको आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, उसके एफर्ट्स को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। आप जो उसको सैलरी इंक्रीज करके देंगे या आप उसको कोई भी रिवॉर्ड देते हैं तो फिर वो रिकॉर्ड होगा, है ना। तो आपको जो रिकॉर्ड करना है बिजनेस के जो ट्रांजेक्शन है वो किस फॉर्म में होना चाहिए, मनी के फॉर्म में होना चाहिए और बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, है ना। तो एक कंडीशन इसकी ये हो जाती है। फिर है अकाउंट। ठीक है, अकाउंट का मतलब होता है कि आप किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। इंडिविजुअल का मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल आप बैंक से ट्रांजेक्शंस करते हैं तो बैंक का अकाउंट बनाया आपने, है ना। आप किसी पर्टिकुलर ए बंदे से, है ना, ABC कंपनी से आप क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं। कोई भी हो सकता है, जैसे डेटर हैं जिनसे हम गुड्स को क्रेडिट पर सेल करते हैं, उनको हम डेटर्स बोलते हैं। तो वो क्या, उनकी भी हम क्या बनाते हैं, अकाउंट बनाते हैं। अकाउंट का मतलब है किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स के लिए रिकॉर्ड रखना, रिकॉर्ड रखना उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अकाउंट। फिर आता है आपका कैपिटल। कैपिटल, कैपिटल आपने सुना होगा, नॉर्मल केस में हम तो कैपिटल वही जानते हैं जो इंडिया की कैपिटल क्या है या किसी पर्टिकुलर स्टेट की कैपिटल क्या है। लेकिन यहाँ पर कैपिटल का मतलब ये होता है कि जो प्रोपराइटर, ठीक है, जो प्रोपराइटर है जिसको हम ओनर बोलते हैं, ठीक है, वो फर्म में अपने बिजनेस में जितना भी पैसा लगाता है, ठीक है, जितना भी अमाउंट क्या करता है, इन्वेस्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, फिर होता है ड्राइंग। नेक्स्ट आता है आपका ड्राइंग। ठीक है, तो ड्राइंग वर्ड भी आपने पहले सुना होगा, लेकिन आपने जो ड्राइंग वर्ड सुना होगा वो किसी और, ड्राइंग मतलब आर्ट, ड्राइंग मीन्स आर्ट सुना होगा आपने। ठीक है, लेकिन हमारे अकाउंट में जो ड्राइंग का मतलब क्या होता है, जब ओनर, ओनर क्या क्या होता है, विथड्रॉ करता है। क्या विथड्रॉ करता है, अपने ही बिजनेस फर्म से या तो कैश विथड्रॉ करता है या फिर गुड्स विथड्रॉ करता है। ठीक है, अपने पर्सनल यूज के लिए, फॉर देयर पर्सनल यूज। तब हम उस टर्म को क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका लायबिलिटी।
नेक्स्ट है आपका लायबिलिटी। लायबिलिटी मीन्स क्या होता है, आउटसाइड लायबिलिटी, ठीक है। आउटसाइड लायबिलिटी, लायबिलिटी वैसे दो तरह की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल, लेकिन हम यहाँ पर लायबिलिटी टर्म किसके लिए यूज करते हैं, आउटसाइड के लिए। और कैपिटल किसके लिए, ये इंटरनल होती है। जो कैपिटल लगाई है वो कौन सी लायबिलिटी होती है, फर्म की इंटरनल होती है, और आउटसाइड लायबिलिटी होती है ये एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है। एक्सटर्नल का मतलब है, देखो जैसे कोई एक बिजनेस है, बिजनेसमैन है, वो जब बिजनेस स्टार्ट करता है, ठीक है, जैसे ये फर्म है और कोई एबीसी नाम का कोई पर्सन है, वो क्या कर रहा है, एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। तो जब वो बिजनेस स्टार्ट करेगा तो उसमें हो सकता है कि उसके पास इनसफिशिएंट फंड हो, तो वो अपना जो पैसा लगाता है, फॉर एग्जांपल के लिए उसने कितना रुपए लगाया, 2 लाख रुपीस उसके पास था, तो उसने सोचा कि चलो बिजनेस स्टार्ट किया जाए, तो 2 लाख रुपीस तो उसने खुद से लगा दिए और आउटसाइडर से किसी से लोन ले लिया। अब लोन किसी से भी हो सकता है, आपका रिलेटिव से हो सकता है, बैंक से हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल के लिए उसने जो लोन लिया है वो कितना लिया है, 3 लाख रुपीस, और 5 लाख रुपीस से बिजनेस को स्टार्ट किया है। तो बिजनेस तो स्टार्ट कितने से हो गया, 5 लाख रुपीस से। तो बिजनेस के ऊपर तो पूरी लायबिलिटी कितनी है, 5 लाख रुपीस की है ना। तो बिजनेस को जो जवाब देना है, जो रिकॉर्ड दिखाना है, वो कितने का दिखाना है, 5 लाख का। तो जो ओनर है, इसको हम कितने लगाए हैं, 2 लाख रुपीस ओनर ने लगाए हैं, इसलिए ये क्या कहलाएगी, आपकी कैपिटल कहलाएगी, कि आपने इतनी कैपिटल इन्वेस्ट की है। फिर ये भी लायबिलिटी है, लेकिन ये आउटसाइड लायबिलिटी है, क्योंकि आपने जो 3 लाख रुपीस लिए हैं वो आपको एनी हाउ रीपे करने पड़ेंगे, और लेकिन जो ओनर है वो सारे प्रॉफिट एंड लॉसेस वही बेयर करता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं कैपिटल और इसको बोलते हैं लायबिलिटी। क्योंकि ये फर्म को तो दोनों ही लौटाने हैं, लेकिन ये बेयर कर सकता है, लेकिन ये जो है इसका रिपेमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, आउटसाइड लायबिलिटी, और इसको क्या बोलते हैं, इंटरनल लायबिलिटी। अब लायबिलिटी भी क्या होता है, 2 टाइप्स की होती है। लायबिलिटी भी क्या होती है, 2 टाइप्स की होती है। करंट और नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, करंट लायबिलिटीज का मतलब, देखो लायबिलिटी का मैंने आपको बताया कि आपको रीपेमेंट करना है, ठीक है, आउटसाइड लायबिलिटी है। नॉन करंट तो आपको रीपेमेंट तो करंट का भी करना पड़ेगा और नॉन करंट का भी करना पड़ेगा, लेकिन जिनका रीपेमेंट आपको विद इन 1 ईयर करना है, विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर, और जिनका आफ्टर 1 ईयर करना है, आपको जिनका रीपेमेंट आपको आफ्टर 1 ईयर करना है, उन लायबिलिटीज को हम क्या बोलते हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज, और जिनका रीपेमेंट आपको विद इन 1 ईयर करना है उसको बोलते हैं हम करंट लायबिलिटीज। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने किसी से क्या किया, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, आपने क्या किया है, क्रेडिट पर गुड्स को परचेज किया है, ठीक है। तो अब आपने गुड्स को क्रेडिट पर परचेज किया है, तो जो नॉर्मल टाइम होता है वो कितना होता है, 3 मंथ होता है, ठीक है। जब हम क्रेडिटर का पेमेंट करते हैं तो नॉर्मल टाइम जो होता है उसका वो 3 मंथ होता है, बाकी वो वेरी कर सकता है। लेकिन अगर विद इन 1 ईयर है तो फिर वो कौन सी लायबिलिटी है, आपकी करंट लायबिलिटी है। अगर आपने बैंक से लोन लिया है, वो भी कितने टाइम के लिए, 5 ईयर, 3 ईयर, 7 ईयर, 10 ईयर, तो फिर वो क्या कहलाएगी, आपकी नॉन करंट लायबिलिटी, चाहे आउटसाइड आपने। नेक्स्ट आता है आपका एसेट। एसेट क्या होती है, एसेट को समझना है हमें, एसेट वर्ड किस टर्म को बोलते हैं। तो जैसा मैंने आपको अभी बताया था कि फर्म जब स्टार्ट होती है तो उसमें जो ओनर पैसा लगाता है उसको क्या कॉल करते हैं हम, कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल, हमारे एग्जाम्पल में ओनर ने कितना रुपए लगाया था, ₹2 लाख, है ना, और उसने लोन लिया था, बैंक लोन लिया था, तो इसको क्या बोलते हैं हम, लायबिलिटी, ठीक है। ये आउटसाइड लायबिलिटी है, और हमारे एग्जाम्पल में कितना लोन लिया हुआ है, 3 लाख रुपीस लिया हुआ है, लिया हुआ है। तो जब
फर्म के पास कितना अमाउंट आया, फर्म के पास टोटल अमाउंट आया 5 लाख रुपीज। तो फर्म की, जैसे हमने सीखा था कि ये फर्म के लिए क्या है, लायबिलिटी है, लेकिन साथ साथ ये फर्म की लायबिलिटी है, साथ साथ फर्म की एसेट भी है। तो अब फर्म क्या करेगी, इससे क्या खरीदेगी, क्या खरीदेगी, देखो या तो वो मशीन लाएगी, मशीन लाएगी, लैंड एंड बिल्डिंग, है ना, क्योंकि बिना इन सब चीजों के तो बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता। फर्नीचर भी बनवाएगी, है ना, और आपका हो सकता है कि कोई कंप्यूटर वगैरह ले तो वो भी हो सकता है। और बाकी कुछ पैसा क्या रखेगी, वो बैंक में रखेगी या कैश रखेगी पेमेंट करने के लिए, फ्यूचर पेमेंट करने के लिए। कुछ पैसा वो क्या करेगी, कुछ पैसा वो हो सकता है कि जिनको क्रेडिट पर माल सेल करती है उनसे भी कुछ पैसा लेना हो, तो डेटर्स भी हो सकते हैं उसमें आपके, ठीक है, जिनको हम क्रेडिट पर माल सेल करते हैं, गुड्स को सेल करते हैं और उनसे जो पैसा लेना होता है उसको हम डेटर्स बोलते हैं, ठीक है। फिर आपकी क्या हो सकती हैं, कुछ आपने ये रख लिया, कुछ रीपेमेंट करने के लिए आपने कुछ पैसा बैंक में रख लिया, तो क्या रख रहे हैं आप। और हाँ, सबसे बड़ी चीज तो मैं भूल गई, सबसे ज्यादा होता है स्टॉक। अब आपने स्टॉक भी रखा होगा, ऐसा नहीं है जिस चीज का बिजनेस कर रहे हैं तो उनको जो परचेज करते हैं हम उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक, क्योंकि उससे हम फर्दर सेल करना होता है। तो ठीक है, स्टॉक वर्ड ही क्या है, किस टर्म के लिए यूज किया जाता है, गुड्स। गुड्स वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है, जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि फर्नीचर है, फर्नीचर हमारा सालों साल चलता है, लेकिन मे भी ऐसा भी हो सकता है कि आप फर्नीचर को ही सेल करते हो, है ना, फर्नीचर का ही आपका बिजनेस हो, तो फिर फर्नीचर आपके लिए क्या टर्म हो जाएगी, गुड्स का, गुड्स टर्म वर्ड यूज करेंगे हम उसके लिए, ठीक है। तो अब जो बिजनेस है उसने क्या खरीदा, ये सब चीजें खरीदी, तो खरीदी उसने, तो इन सब से क्या लिया, ये सब चीजें ली, फिर फर्दर सेल किया, फर्दर, है ना, तो उसने कुछ अर्न किया। तो ये सब जो टर्म है वो क्या कहलाएंगे, आपकी एसेट्स नहीं है, ये फर्म की क्या है, एसेट्स है। फर्म की जितनी लायबिलिटी होती है उतनी ही फर्म की एसेट्स भी होती हैं। तो हम बोल सकते हैं कि एसेट्स इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटी का मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल, तो इंटरनल लायबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल, और आउटसाइड लायबिलिटी को क्या बोलते हैं, लायबिलिटी। एक फॉर्मूला अराइज होता है एसेट्स का, ठीक है। अब हो सकता है कि इसमें से आपको कैपिटल पूछी जाए, तो कैपिटल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। अगर लायबिलिटी पूछी जाए तो क्या हो जाएगी, एसेट्स माइनस कैपिटल, ठीक है, एक ही फॉर्मूले से अराइज हुए हैं ये। अब आती है कि एसेट्स भी क्या होती हैं, आपकी टू टाइप्स की होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये सारी क्या है, एसेट्स हैं। अब एसेट्स के भी दो टाइप होते हैं, एसेट्स के भी दो टाइप होते हैं, दो तरह की एसेट होती है, जैसे लायबिलिटी टू टाइप्स की होती हैं, करंट और नॉन करंट, इसी तरीके से एसेट्स भी क्या होती हैं, दो तरीके की होती हैं, करंट और नॉन करंट, ठीक है। तो नॉन करंट को हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड भी बोलते हैं, फिक्स्ड एसेट्स भी बोलते हैं। करंट, करंट का मतलब है जिनसे आपको पेमेंट मिलना है, जिनसे आप रिकवरी कर सकते हैं विद इन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर, और ये आफ्टर 1 ईयर। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने गुड्स को सेल किया किस पर, क्रेडिट पर, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, तो उनको हम क्या बोलते हैं, डेटर्स बोलते हैं, जो क्या होते हैं विद इन 1 ईयर चेंज होते रहते हैं। तो डेटर्स भी आपके क्या होते रहेंगे, विद इन 1 ईयर चेंज होते रहेंगे। दूसरा आपका कैश या बैंक, है ना, कैश भी क्या होती है, इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है विद इन 1 ईयर। तो इनको क्या किस कैटेगरी में रखा गया है, करंट एसेट की कैटेगरी में रखा गया है। अब देखो, अब क्या है नॉन करंट, नॉन करंट का मतलब है फिक्स एसेट, जैसे आपने मशीन खरीदी, ये ऐसा तो नहीं है कि आप हर 3 महीने में कोई मशीन खरीदते हैं, 6 मंथ में मशीन खरीदते हैं। फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग,
है ना। तो इस तरह के कुछ एग्जांपल्स आपके फिक्स्ड एसेट के होते हैं, कुछ एग्जांपल आपके करंट एसेट के होते हैं। करंट एसेट का मतलब है विद इन 1 ईयर जो इंक्रीज और डिक्रीज होते रहते हैं, और ये आफ्टर 1 ईयर इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मशीन भी आपकी हो सकता है कि 5 ईयर बाद खराब होंगी, 3 ईयर्स बाद खराब होंगी, पर होंगी तो सही। फर्नीचर भी आपका होगा एक टाइम पीरियड के बाद। लैंड एंड बिल्डिंग भी क्या होगी, इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है। तो इसको हम किस कैटेगरी में रखा गया है, करंट एसेट और नॉन करंट एसेट की कैटेगरी में रखा गया है। नेक्स्ट आता है आपका रिसिप्ट। नेक्स्ट आता है आपका रिसिप्ट। रिसिप्ट का मतलब है जो आपको अमाउंट रिसीव हो रहा है। तो रिसीव दो तरीके से हो सकता है, कैपिटल भी हो सकता है, कैपिटल नेचर का भी हो सकता है, कैपिटल रिसिप्ट भी हो सकती है, और रेवेन्यू रिसिप्ट भी हो सकती है। ठीक है, कैपिटल का मतलब होता है वही मोर देन 1 ईयर, है ना, आफ्टर 1 ईयर। क्या हो सकता है, जब आपको पैसा कब मिलता है, कभी कभार मिलता है, सालों साल बाद मिलता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं कि वो कैपिटल नेचर की है। जब आपका विद इन 1 ईयर होता है, या लेस देन 1 ईयर बोल सकते हैं, विद इन 1 ईयर, तो उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। तो कैपिटल रिसिप्ट जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपने अपना फर्नीचर क्या किया, सेल किया। अब ऐसा तो नहीं है कि आप अपना फर्नीचर आए दिन सेल करते हैं, है ना, या फिर आप अपनी कोई लैंड एंड बिल्डिंग आपने सेल की। तो जब आपने सेल किया होगा तो आपको क्या मिला होगा, अमाउंट मिला होगा, लेकिन ये जो है ये क्या होते हैं, कैपिटल नेचर के होते हैं, क्योंकि ये मोर देन 1 ईयर के लिए होते हैं, इसलिए हम इनको कैपिटल नेचर का बोलते हैं। तो जब आप इनको सेल करते हो और उससे जो रिसिप्ट मिलती है, आपको जो पैसा रिसीव होता है, दैट आर कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब है आपने गुड्स को क्या किया है, सेल किया। ठीक है, अब सेल कैसे हो सकती है, कैश भी हो सकती है और क्रेडिट पर भी हो सकती है। तो ये क्या है, आपका रेवेन्यू रिसिप्ट है, कि आपको डे टू डे नेचर में जो चीजें आपको रिसीव होती हैं, जो अमाउंट आपको रिसीव होता है, वो किस में आता है, आपका रेवेन्यू रिसिप्ट में आता है। तो इसी तरीके से हमारा क्या होता है, एक्सपेंडिचर। जैसे कि जिस तरीके का रिसिप्ट उसी का रिवर्स क्या है, आपका एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक्सपेंडिचर भी कैसा होता है, कैपिटल नेचर का भी होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया मोर देन 1 ईयर। अब जैसे मैंने आपको यहाँ सेल करने की बात बताई है, इसी तरीके से आपने फर्नीचर परचेज भी किया होगा। तो जब आपने परचेज किया होगा फर्नीचर असेट्स को परचेज किया होगा, तो आप डे टू डे नेचर में तो उनको परचेज करते नहीं है। जब आपने परचेज किया होगा तो क्या किया होगा, एक्सपेंडिचर किया होगा, है ना, परचेज ऑफ फर्नीचर, है ना, लैंड एंड बिल्डिंग। कहीं आपने कोई पैसा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो वो भी इसमें ही आ जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट डे टू डे नेचर में नहीं होता है। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब है कि अगर आपने गुड्स को परचेज किया है, ठीक है, क्रेडिट पर या कैश पर, तो आपने क्या किया होगा, पेमेंट किया होगा उनको। ठीक है, तो वो भी क्या हो जाता है, गुड्स परचेज्ड। ठीक है, तो ये भी क्या होता है, डे टू डे नेचर में होता है, विद इन 1 ईयर होता है, और ये आपका मोर देन 1 ईयर होता है। जो मोर देन 1 ईयर होता है वो कैपिटल नेचर का बोला जाता है, और जो विद इन 1 ईयर होता है वो रेवेन्यू नेचर का बोला जाता है। तो देखिए आपने कितने सारे टर्म्स नई नई सीखी हैं, जो आपने शायद अकाउंट में बिफोर 11th क्लास आपने शायद कुछ वर्ड्स तो पता भी नहीं होंगे, और पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो देखो हमने क्या सीखा, बिजनेस ट्रांजेक्शन, अकाउंट, अकाउंट मतलब इंडिविजुअल के लिए, कैपिटल जो ओनर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है उसको कैपिटल बोलेंगे। ड्राइंग, अगर ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए कैश या गुड्स को विथड्रॉ कर रहा है तो उसको ड्राइंग बोलते हैं। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मतलब आउटसाइड लाइबिलिटी से देखा जाता है इसको। ठीक है, एसेट, फर्म में जितना भी पैसा लगाया है, चाहे इंटरनल से लगाया हो चाहे एक्सटर्नल से लगाया हो, वो आप उससे आप जो चीजें परचेज करते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम एसेट बोलते हैं फर्म की। रिसिप्ट, रिसिप्ट का मतलब है कि जब आपने कोई एसेट को सेल किया, ठीक है,
तो आपको जो अमाउंट मिला दैट आर कॉल्ड रिसिप्ट। अब रिसिप्ट भी दो तरीके की हो सकती है, कैपिटल नेचर की भी और रेवेन्यू नेचर की। जब मोर देन 1 ईयर के बाद आपको रिसिप्ट होता है तो वो अमाउंट, तो वो कहलाता है आपका कैपिटल रिसिप्ट। अगर आपको विद इन 1 ईयर होता है तो उसको बोलते हैं हम रेवेन्यू रिसिप्ट। फिर आता है आपका एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर भी अगर आपका मोर देन 1 ईयर के बाद हो रहा है तो उसको बोलते हैं हम कैपिटल एक्सपेंडिचर, और अगर विद इन 1 ईयर होता है तो बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ये वीडियो आप बार बार देखिए, अच्छे से समझिए। ठीक है, और कोई अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कीजिए। थैंक यू।